तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्किल। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी पार्टिकल का अगर वो सर्कुलर पाथ में जो है मूव कर रहा है और उसका रेडियस आर है, तो आप हाफ राउंड लेने के बाद वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2r, रेडियस का डबल होगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आफ्टर हाफ अ सर्कल द पार्टिकल विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू इट्स ओरिजिन, हैंस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डायमीटर। जब हाफ जो है वो सर्कल चलेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर के बराबर होगा, इस वजह से यहाँ पे 2 इंटू रेडियस कहा गया है। उसके बाद है द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम ट्रेवल इज़ नोन एज। कोई बॉडी जो है किसी लेंथ पे ट्रेवल करती है किसी गिवन टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ ट्रू एंड पॉसिबल। इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि ट्रू है और पॉसिबल भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ ज़ीरो देन द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन ज़ीरो। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज डैश पर टाइम। वेलोसिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स डैश डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो इसका करेक्ट आएगा इक्वल इंटरवल में अगर कोई इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में आती है। उसके बाद है सपोज अ बॉय इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ मैरी गो राउंड ट्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन स्केनेरियो। अगर कोई बॉय है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में कोई मैरी गो राउंड राइड पे, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गिवन स्केनेरियो के हिसाब से ट्रू होगा। वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, द बॉय इज मूविंग विद अ एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है हम लोग क्या देता है, तो वो हम लोग को देता है स्पीड। उसके बाद व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग क्या देता है, वो देता है हम लोग को एक्सेलरेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ फीलिंग फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, इट हैज़ कॉन्स्टेंट एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आपका चैप्टर 2 है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एक्सेलरेटेड मोशन। में से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। उस पर हमेशा एक फोर्स लग रहा होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू। जो किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कॉज डालता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो उसके मोशन में चेंज लाने से रोकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही बॉडी पे लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो होती है न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल देन इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। अगर किसी बॉडी के मास को हम लोग डबल कर देते हैं और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा उसके लीनियर मोमेंटम में, तो इसका आएगा रिमेन द सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 ग्राम सेंटीमीटर। तो अगर कोई लीनियर मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि 250 ग्राम है सेंटीमीटर में पर सेकेंड, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर उस वेलोसिटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकेंड, देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, तो वो आएगा आपका 0.5 ग्राम। और यहाँ पे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट फोर्स। आंसर इनमें से सही है,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आपको ऑल ऑफ द अबव। फोर्स इनविजिबल, फोर्स कैन बी मूव अ बॉडी और इट कैन डिफॉर्म आवर बॉडी। उसका आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रॉम अ नियर द सरफेस ऑफ द मून। इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग, इनमें से आप कौन सा ऑप्शन सही है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेम डिफरेंट मास है दोनों का और उनको मून की सरफेस से अगर हम लोग फॉल करते हैं, फेंकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दे हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ऑन द इक्वेटर। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल कम होगी इक्वेटर पे। उसके बाद है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ के बीच में बता, तो आएगा एनी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एनी टू बॉडीज हैविंग मासेस। कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास होगा उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो हम लोग को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ से रोका हुआ है, तो इसका आएगा ग्रेविटी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड ऑन। अर्थ के ऊपर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस फैक्टर्स पे रुकी हुई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मासेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री। जब भी मैंगो ट्री से कोई मैंगो गिरेगा तो कौन सी चीज़ इसमें सही है उसके लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर। मैंगो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है और अर्थ मैंगो को अपनी तरफ खींचता है। ये बात जो है हम लोग को पता चलती है जब भी कोई मैंगो ट्री से गिरता है। तो उसका द वेट ऑफ ऑन द मून सरफेस इज, हम लोग का अर्थ के मुकाबले मून की सरफेस पे कितना वेट होता रहता है, तो इसका आएगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। जितना भी आपका वेट होगा और उसका 6 पार्ट जो है आपका मून पे होगा। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद व्हाट होल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर को किस चीज़ ने रोक रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। उसका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, W = 4F × S। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है द वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। अगर कोई सी चीज़ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और उस पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, तो इसका वर्क डन होगा 0। द वर्क डन इज 0 व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होगा, अगर हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन भी उसका 0 हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट इन मोशन पॉजेसेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड। जब भी कोई मोशन में होती है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर जो हम लोग एनर्जी हैं और उससे वर्क होता है तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, काइनेटिक एनर्जी। उसका है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब हम लोग सम करते हैं तो हम लोग क्या मिलती है, कौन सी एनर्जी मिलती है, तो इसका आएगा मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो इसका आएगा 1000 वाट्स। उसके बाद द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1 किलोवाट आवर। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तो इसका आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। वेलोसिटी, मोमेंटम और मास तीनों सही है। उसके बाद व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन मोशन द बॉडी विद द हायर वेलोसिटी हैज़। जब भी दो मोशंस में होंगी, मतलब एक जैसी बिल्कुल दो मोशन में होंगी, द बॉडी विद द हायर वेलोसिटी हैज़, जिसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसके पास क्या होगा, तो उसका आएगा
बी हायर काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस फॉर द वर्क टू बी डन। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना ज़रूरी है वर्क डन होने के लिए, तो उसका जो आपका सही है वो है ट्रू, ये बात सही है। उसके बाद इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के, देन द फोर्स डन इज ट्राई टू बी, तो वर्क डन जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन कितना हुआ है, तो उसका आएगा 0। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर फोर्स, अगर फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट तो उस केस में आपका वर्क डन जो होता है वो 0 हो जाता है। जो लास्ट चैप्टर है आपका साउंड, उससे आपके एमसीक्यूज हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड। जब भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करते हैं तो वो एक लो प्रेशर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग रेयरफैक्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिकन वेव इन अ स्टेडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैक्सिकन वेव जो होती है स्टेडियम में वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो है आपकी ट्रांसवर्स वेव की। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है आपका मैक्सिकन वेव इज ऑल्सो नोन एज द स्टेडियम वेव इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ वर्टिकली पोलराइज्ड ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव। उसका स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, साउंड डज नॉट नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को जो है चलने के लिए साउंड को तो आप किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये बात सही गलत, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फॉल्स, ये बात गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल टू साउंड वेव्स। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो साउंड वेव्स पे भी एप्लीकेबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा यस। उसका साउंड ट्रैवल थ्रू विच मीडियम, साउंड किस मीडियम से ट्रैवल करता है, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज लिक्विड सॉलिड गैस, तीनों में ये ट्रैवल करता है। उसके बाद है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कंप्रेसेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म्स अ हाई डेंसिटी एरिया नोन एज। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो अपने एयर सराउंडिंग को कंप्रेस करती है, तो आपको ये बताना है कि जो और एक हाई डेंसिटी बनाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका आएगा कंप्रेशन, डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन द फेनोमेनन वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हेयर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। वो फेनोमेना जिसमें कि साउंड जो निकलती है वो सुनाई देती है रिफ्लेक्शन की वजह से, उसको क्या कहते हैं, तो उसका आएगा एन इको, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। यहाँ पे नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन भी है टू हेयर अ डिस्टिंक्ट इको साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम गिव। नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किसी यूनिट टाइम पे होंगे तो हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग को देते हैं एक पिच। उसका साउंड वेव्स इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एयर में जो साउंड वेव्स होती है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो वो है आपकी बी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जितना भी थे ये पूरा क्लास 9th का आपकी जो फेज थी उसका रिवीजन है, एनसीईआरटी से सारे कुछ था ये सब। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा उसमें, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि जितना भी है सारा आपका एनसीईआरटी है और एमयू क्लास 11 इंटर